दीदी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी दो बेहद खास विषय लेकर हाजिर हुए हैं। आज के विषय क्या रहेंगे, आइए सबसे पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। आपको जानकारी देंगे शरदकालीन पपीते की खेती के बारे में और साथ ही बात होगी मटर की खेती की। आज के विषय आपने जान लिए हैं। इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1800-113060, साथ ही 1800-113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जयप्रकाश जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं फल विज्ञान संभाग के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर जयप्रकाश। और साथ ही हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर ज्योति देवी जी। आप वैज्ञानिक हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस उत्तर प्रदेश से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर ज्योति जी। तो देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि जो सब विषय हैं वो अपने आप में बेहद खास हैं और किस तरीके से देखिए किसानों को फ़ायदा मिल सकता है, ये कोशिश लगातार हमारी रहती है हेलो किसान के माध्यम से। और हमारा जो पहला विषय आज का जिस पे हम बात करेंगे पपीते की खेती की अगर बात की जाए, उसमें भी शरदकालीन जब पपीते की खेती की हम बात करते हैं, इसके लिए सबसे पहले जानना चाहूँगा डॉक्टर जयप्रकाश, क्या उचित समय जब हम पपीते की खेती की बात करते हैं और उसमें भी जब शरदकालीन, अब क्योंकि सर्दियों का मौसम है, तो कब तक इसकी जो खेती है, क्या कोई निश्चित समय है कि इतने से इतने अंतराल के समय पे हमारे जो किसान है इसकी खेती कर सकते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, खास करके पपीता जो उत्तर भारत और मध्य भारत और पश्चिम भारत के क्षेत्रों में है। यहाँ पर देखेंगे जैसे ही जाड़े का मौसम आता है, धीरे धीरे नवंबर के आखिरी या दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक देखेंगे कि पत्ते थोड़ा पीला होना शुरू हो जाते हैं, पत्ते थोड़ा गिरना शुरू हो जाते हैं और जनवरी के महीने में जाके काफ़ी नुकसान होता है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में और जनवरी के प्रथम पखवाड़े में आप देखेंगे कि पाला पड़ता है। तो इन सब से कैसे पौधे को बचाएं, कैसे अगर आपका फल तैयार होने की अवस्था में है तो जितना अधिक संभव है उतने फल को आप दिसंबर के पहले पखवाड़े तक हार्वेस्ट कर लें, उसकी मार्केटिंग कर लें। या अगर आप दक्षिण भारत के क्षेत्रों में हैं जहां मौसम सामान्य है, ठंड ऐसी नहीं है, वहां पर हम नई फसल की रोपाई भी करते हैं इसी महीने में। आगे विस्तार में चर्चा करेंगे कि कैसे हम शरदकालीन मौसम में नई फसल की तरफ जाएं और पुरानी फसल को कैसे बचाएं, यानी उसका प्रबंधन देखिए हमें कैसे करना है जिससे अच्छा लाभ जो है हमें मिल सके। और साथ ही अगर हम सोच रहे हैं कि अगर अभी रुपाई हम कर रहे हैं तो उसके जरिए भी एक लाभ, एक मुनाफा जो है वो हमारा इसमें छिपा हुआ है, तो कैसे अच्छा मुनाफा मिल सकता है इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। पपीता कम समय में अच्छी उपज देने वाली फसल है। बीजों के अंकुरण के लिए 35 डिग्री तापमान सबसे अच्छा होता है। पपीते की खेती के लिए 6.5 से 7.5 pH मान वाली हल्की दोमट या दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। इसकी नर्सरी क्यारियों और पॉलिथीन की थैलियों में तैयार की जा सकती है। क्यारियों की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर रखें। रुपाई के पहले खेत की मिट्टी को जोतकर 2-3 बार कल्टीवेटर से जुताई कर समतल कर ले। तैयार खेत में 45 सेंटीमीटर चौड़ाई गहराई वाले गड्ढों में 2 मीटर की दूरी पर पौधे लगाए। साथ ही उर्वरक डाले। पौधे की अच्छी बढ़वार और उत्पादन के लिए मिट्टी में सही नमी बनाए रखे। अक्टूबर माह में रोपे गए पौधों को नवंबर माह में हल्की सिंचाई करे। इस समय बाग की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे। वहीं दिसंबर माह में फास्फोरस व पोटाश युक्त उर्वरक को मिट्टी में मिलाए और गोबर की अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद मिलाए।
ठंड में फसल को पाली से बचाने के उपाय करें। इसके लिए नवंबर के अंत में पौधों को 3 तरफ से पुआल से अच्छी तरह ढक दे, साथ ही दक्षिण पूर्व दिशा में खुला छोड़ दे। समय समय पर धुआं करते रहे। फसल के प्रबंधन के लिए पौधे के प्रभावित हिस्सों को नष्ट कर दे। फसल में रोगों की रोकथाम के लिए कवकनाशी जैसे टापसिन M0.1%, मैंकोजेब 0.2 से 0.25% का घोल बनाकर छिड़काव करें। ये छिड़काव 15 से 20 दिनों के अंतराल पर करें। तो जाना आपने किस तरीके से आप पपीते की खेती कर सकते हैं और किन किन बातों का ख्याल आपको यहाँ रखना चाहिए। इसके साथ ही हमारे किसान जो सब्जी फसलों की खेती करते हैं और उसमें भी जो मटर की खेती हमारे किसान कर रहे हैं, वहाँ पर उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और क्या इसके लिए उचित समय है, आइए जान लेते हैं डॉक्टर ज्योति जी से। लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर ज्योति, क्या जानकारी देना चाहेंगी जो किसान मटर की खेती करना चाहते हैं या कर भी रहे हैं, किस तरीके से वो अच्छी पैदावार ले सकते हैं? देखिए, मटर की खेती में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है सही किस्मों का चुनाव। तो हमारी जो मटर की किस्में हैं वो मुख्य 3 भागों में विभाजित की गई हैं, जिसमें कि हमारी अगेती किस्में हैं, मध्यवर्गीय किस्में हैं और पिछेती किस्में हैं। अगेती किस्में जो किसानों के बीच खासी लोकप्रिय हो रही हैं, क्योंकि ये 60 से 70 दिनों में जो अपनी उपज जो है वो पहली तुड़ाई जो है वो 60 से 70 दिनों में इसकी कर सकते हैं और साथ ही साथ किसानों को जो अच्छा भाव भी मिल जाता है। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है कि सोइंग जो बिजाई का सही समय, और इसका जो सही समय जो है अक्टूबर दूसरे पखवाड़े से लेकर नवंबर 10 या 15 तक जो आपको इसका बिजाई कर देनी है। बहुत लेट अगर आप बिजाई करेंगे तो जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी नहीं होती है और काफी समय लग जाता है पहली तुड़ाई आने में। जी, तो बिल्कुल देखिए, इसलिए हमें ख्याल रखना होगा और सबसे महत्वपूर्ण जो किस्में हैं उसके बारे में भी डॉक्टर ज्योति से हम यहाँ जानकारी लेंगे। लेकिन आइए आगे बढ़ें, उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। मटर हमारे देश में सब्जी और दलहनी दोनों फसलों के लिए जाना जाता है। इसकी सबसे ज्यादा पैदावार उत्तर प्रदेश में ली जाती है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक का नाम आता है। प्रोटीन से भरपूर मटर की खेती की बात करें तो मटर की बुआई अक्टूबर से नवंबर माह में की जाती है, जबकि मध्य और पछेती मटर की बुआई का समय 15 नवंबर तक होता है। मटर की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली जीवांश युक्त दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे बढ़िया होती है। सब्जी मटर के लिए बहुत कम पानी की जरूरत होती है। वहीं 1 हेक्टेयर खेत के लिए मटर के 80 किलो बीज की जरूरत होती है। उन्नत किस्म के साथ बुआई करते समय पौधे से पौधे के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, कतार से कतार के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के 45 दिन बाद और फिर बुआई के 75 दिन बाद सिंचाई करना जरूरी है। मटर में उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस बुआई के समय, 100 से 125 किलोग्राम डीएपी प्रति हेक्टेयर, पोटेशियम की कमी वाले क्षेत्रों में 20 किलोग्राम पोटाश दे। किसान उर्वरक की मात्रा मृदा परीक्षण के बाद ही निर्धारित करे। शरदकालीन बारिश के आधार पर फसल को शुरुआत में 2 से 3 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई 45 दिन बाद और दूसरी सिंचाई फली भरते समय। फसल में फूल आने के 3 सप्ताह बाद फलियां तुड़ाई लायक हो जाती है। फलियां तैयार होने पर सामान्यतः 7 से 10 दिन के अंतराल पर 3 से 4 तुड़ाई करनी चाहिए। तो जाना आपने किस तरीके से आप सफलतापूर्वक मटर की खेती भी कर सकते हैं। और आपको बता दें, हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कार्यक्रम के नियमित दर्शक हमारे। जी, बहुत बहुत स्वागत आपका नंदस्वरूप जी। नंदस्वरूप मिश्रा हूं, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो मटर में पानी दिया जाता है, इसका उचित समय कौन सा है? फल फूल आने पे हमें देना चाहिए, किस हिसाब से हमें देना चाहिए जिससे हमें अच्छी पैदावार मिल सके?
चलिए बिल्कुल। डॉक्टर ज्योति, मटर की फसल में कब कब जो सिंचाई हमें करनी चाहिए, नयन स्वरूप जी जानना चाह रहे हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। जी मिश्रा जी, आपको बता दें कि मटर के लिए जो ज्यादा पानी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है, और अगर इसमें एक दिन भी अगर पानी ज्यादा रुक जाता है तो मटर का जो खेत है वो खराब होने लगता है। तो इसके लिए अच्छे निकास, जो सबसे जरूरी अहम चीज है वो खेत का जो जल निकास है बहुत अच्छा होना चाहिए। और आपने पूछा कि कौन कौन सी स्टेज है जहाँ पे आपको इरिगेशन जो सिंचाई करनी है, तो इसका पहला स्टेज जो होता है वो जब आपको पुष्पन यानी कि फ्लावरिंग आपको दिखना शुरू होती है, तब आपको पहला जो है सिंचाई कर देनी है। और सिंचाई आपको एकदम हल्की करनी है, और हो सके तो अगर फव्वारे द्वारा सिंचाई हो जाए, जिसको हम स्प्रिंकलर इरिगेशन बोलते हैं, वो और भी ज्यादा बेहतर होती है, और कहीं भी पानी नहीं रुकना चाहिए। दूसरी सिंचाई जो है हमारी पॉट फॉर्मेशन, जबकि हमारी फलियों में दाना बनने लगता है, उस समय आपको करनी है। चलिए बिल्कुल। तो देखिए, इन दोनों अवस्थाओं का ख्याल आपको रखना होगा, और जैसा डॉक्टर ज्योति ने बताया कि ज़्यादा पानी जो है फसल के लिए हानिकारक हो सकता है। और ऐसी ही अवस्था अगर हम यहाँ पपीते की बात करें डॉक्टर जयप्रकाश, तो किस तरीके से जो किसान हमारे अभी जिन्होंने जो पपीते की जो फल हैं वो लगे हुए हैं, वहाँ पे किन बातों का ख्याल उनको रखना चाहिए? क्योंकि सर्दियों में हम देखते हैं जो पाले की भी कहीं कहीं समस्या आती है, तो उसका किस तरह का प्रभाव हम मान सकते हैं? हाँ, पाले का काफ़ी दुष्प्रभाव है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल पौधा है। तो जैसे ही आपका तापमान जो है 7 डिग्री से नीचे आता है तो इसमें कई बार पौधे के मरने की संभावना रहती है। कई ऐसे क्षेत्रों में आप देखें जो राजस्थान से लगा क्षेत्र है, या थोड़ा पंजाब से लगा क्षेत्र है, या हरियाणा में कई क्षेत्रों में पूरा फसल ही एकदम सूख सी जाती है, खास करके दिसंबर के आखिरी हफ्ते या जनवरी में। सावधानी ये बरतने का है, अगर पहले से आपकी फसल लगी हुई है तो हमने जैसा कहा कि अगर आपका कोई फल है जो 100 दिन का हो गया है, 100 से 120-130 दिन के बीच में जितने भी फल हैं उनको आप हार्वेस्ट कर लीजिए, उनकी तोड़ाई कर लीजिए। अगर वो पकने की अवस्था में, अगर 115 से 20 दिन होंगे तो निश्चित रूप से पकने की अवस्था में आ जाएंगे वो, अनुकूल तापमान उनको देने पे। और दूसरा है कि अगर आपका तापमान नहीं दे पा रहे हैं तो आप उसको सब्जी में भी निकाल सकते हैं, ताकि अधिकतम आप फसलों को आप बाजार में बेच सकें। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से इस बात का आपको ख्याल रखना होगा, और साथ ही जो किसान अब नई हमारे जो पौधे हैं उनका रोपाई करना चाहते हैं उसके बारे में भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हाँ, आनंद जी। जी नमस्कार आनंद जी। हाँ, हम जानकारी लेना चाहते हैं कि हमारे यहाँ चूंकि बलुई मिट्टी है जी, तो बलुई मिट्टी में मटर की कौन सी किस्म लगाना जो ज्यादा ठीक ठाक हो? चलिए बिल्कुल। गोंडा उत्तर प्रदेश से जानना चाह रहे हैं आनंद जी, डॉक्टर ज्योति के जो मटर की कौन सी किस्म जो है वो बलुई मिट्टी में लगाई जा सकती है? मैं अपने किसान भाई जी को बताना चाहती हूँ कि मटर के लिए इन जनरल जो है दोमट मिट्टी जो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। तो इसमें ऐसे कोई बात नहीं कि कोई भी किस्म आप लगा सकते हैं, सभी जो किस्में हैं वो दोमट मिट्टी के लिए सबसे बेहतरीन होती हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही बलुई मिट्टी की अगर बात की जाए उसमें किस तरह का बदलाव हम किस्मों में कर सकते हैं डॉक्टर ज्योति? इसमें कोई ऐसा खास वो नहीं है, बल्कि ये है कि हाँ, जैसे ये उत्तर प्रदेश से हमारे किसान, तो इनको जैसे हमें रिकमेंड अनुमोदित, जैसे हमारे यहाँ पे अगेती किस्में हैं, जैसे काशी नंदनी है, काशी उदय है, काशी मुक्ति है, काशी अगेती, ये कुछ किस्में हैं जो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही ज्यादा इनका सक्सेस स्टोरी अभी चल रही है। काफी प्रचलित किस्में ये जी आप फिर से दोहराएं। जी, जैसा आपने बताया काफी प्रचलित किस्में हैं और इनका चयन जो है वो हमारे किसान कर सकते हैं अच्छी पैदावार के लिए। जी, और इनकी मैं खासियत भी बताना चाहती हूँ इन वैरायटीज की। ये इन वैरायटीज में जो पहली तुड़ाई होती है, बल्कि ये सिंगल तुड़ाई के लिए ही बनी है सारी वैरायटीज जो है जिनका मैंने नाम लिया यहाँ पे। तो 60 से 65 दिनों में जो उनकी पहली जो तुड़ाई है वो खत्म हो जाती है। और जो जैसे कि एक ही तुड़ाई, सिंगल तुड़ाई में आप इसको सबको आप तोड़ सकते हैं, और जिससे कि इसके बाद जो आप जो गेहूं की फसल जो बिजाई कर सकते हैं। तो इसीलिए जो दिसंबर के आसपास 15 या 20 दिसंबर के आसपास ये जो किस्में हैं वो पहली तुड़ाई के लिए अपनी रेडी हो जाती है। तो इसके बाद जो अपना गेहूं की, तो समय रहते देखिए गेहूं की खेती भी आप कर सकते हैं, और जो बीच का अंतराल है उसमें आप मटर की खेती यहाँ कर सकते हैं। फिलहाल हमारे संग एक और दर्शक जुड़े हैं, कमल सिंह जी जुड़े हैं विदिशा मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका कमल जी। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर जी, मुझे जानकारी चाहिए। जब अपन पपीता लगाते हैं तो उसमें कुकड़ टाइप का रोग आ जाता है सर। किस तरह का रोग आता है? कुकड़ जाते हैं ऊपर से, पपीता पूरे कुकड़ जाते हैं और जैसे पीली पीली से पड़ के और खत्म हो जाती है सर।
चलिए बिल्कुल, ये जिस तरह का लक्षण है डॉक्टर जयप्रकाश, किस तरह का, क्या कोई मेरे ख्याल रोग से है? जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं उसका मतलब शायद ये होता है कि पत्ते मुड़ जाते हैं जी। ऊपर से पीले होके। जी। ये या तो पर्णकुंचन विषाणु रोग है या एक रिंग स्पॉट विषाणु रोग आता है, और दोनों ही रोग काफी खतरनाक हैं। जी। और इसके लिए कोशिश ये करें कि जब आप शुरुआत में पपीता लगाएं तो शुरुआत से ही जितना हो सके उतना आप ऑर्गेनिक मैन्योर का प्रयोग करें, बर्मी कंपोस्ट का, कंपोस्ट का। इसके अलावा जो ह्यूमिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट हैं या आप देसी गाय का जो यूरिन है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं 3 ml पर लीटर के हिसाब से, ताकि पौधे का जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधी क्षमता है, वो बेहतर रहे। जी। और तीसरी बात ये होगी आप ट्राइकोडर्मा का शुरुआत से प्रयोग करें। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने जो 1 एकड़ का बाग लगाएं या 1 हेक्टेयर का लगाएं, उसके किनारे किनारे चारों तरफ ज्वार, बाजरा या मक्के का 3 से 4 कतार चारों तरफ खेत के किनारे लगाएं। और अगल बगल में आप देखें तो जैसे खीरा है या तरबूज है, खरबूज है, इन या कद्दू है, इनकी फसलें ना लगाएं, क्योंकि कई बार इनसे विषाणु वाकई फैलता है। और खेत को बिल्कुल साफ रखें, खास करके जून से लेकर सितंबर के महीने में, क्योंकि इस समय विषाणु का काफी प्रकोप होता है। अगर किसी पौधे में एकाएक आपको दिखाई पड़ा तो उस पौधे को निकालकर आसपास कहीं मिट्टी में नीचे दबा दें, और बाकी पौधों में आप एक इमिडियोक्लोरोपिड दवा आती है, उसकी 3 मिलीलीटर मात्रा को 10 लीटर पानी में मिला के एक छिड़काव कर दें, ताकि कहीं फैलाने वाला कीड़ा होगा तो वो हट जाएगा। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से रोकथाम हो सकती है। और इसके साथ साथ ज्वार, बाजरा, मक्का जो हैं वो भी कितने महत्वपूर्ण हमारे पपीते की फसल के लिए, एक कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रोकथाम में वो भी काफ़ी सहायक हैं, जिसके ज़रिए आपका जो मुनाफा है वो बढ़ सकता है और आपका जो खर्च है वो कम हो पाएगा, जिससे आपको और अच्छी आमदनी जो है वो भविष्य में मिल सकेगी। आगे भी आपको हम जानकारी देंगे और किस तरीके से आप मुनाफा कमा सकते हैं पपीते या मटर की खेती करके। फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं शरतकालीन पपीते की खेती के बारे में और इसके साथ ही मटर की खेती आप सफलतापूर्वक कैसे कर सकते हैं। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ विपिन जी जुड़े हैं सागर मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका विपिन जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी सर नमस्कार। सर मेरे सवाल दोनों विषयों पर हैं। जी। पहला सवाल सर मेरा ये था कि जो मटर हम लोग लगाते हैं, पिछली साल लगाई थी, तो सर कोई ऐसी किस्म जानना था जो थोड़ा लंबी दिनों अब तक चले, क्योंकि पिछली साल क्या हुआ था कि 15 से 20 दिन में फसल खत्म हो गई थी। तो ऐसा कि कम से कम 5-6 बार हम उसकी तोड़ाई कर सके, भले ही कम निकले लेकिन ज्यादा तोड़ाई मिल पाए। जी। पहला सवाल ये था, तो ऐसी किस्म बताइए। दूसरा सवाल सर ये था कि पपीते की खेती करना चाहते हैं तो हवा से कैसे बचाएं, क्योंकि तूफान में उसको गिरने का डर रहता है, पेड़ आड़े हो जाते हैं। चलिए बिल्कुल, ये देखिए इनके 2 सवाल। पहले मटर का जो आपका सवाल था वो हम ले लेते हैं डॉक्टर ज्योति से। डॉक्टर ज्योति, कौन सी ऐसी किस्में हैं जो जिनमें ज़्यादा तुड़ाई जो है वो हमारे किसान ले सकते हैं? सागर मध्य प्रदेश से विपिन जी जानना चाह रहे हैं। मैं विपिन जी को बताना चाहती हूँ कि इन्होंने जो लगाई होगी, कह रहे हैं कि 20 से 25 दिन में इनकी फसल जो खत्म होगी, बट ऐसा तब होगा जब इन्होंने सही समय पर फसल को लगाया नहीं होगा। तो जहाँ तक दूसरा इनका सवाल है कि कौन सी किस्मों का चयन करें, तो उसके लिए जो मध्यवर्गीय और जो पिछेती
किस्में हैं, इनमें जो नंबर ऑफ जो पिकिंग यानी कि तुड़ाई होती है वो 3 से 4 तक जो चलती रहती हैं। तो उस तरह की किस्में जैसे कि हमारी मध्य वर्गीय किस्मों में हमारी पंजाब 88 है, पंजाब 89 है, और गोल्डन GS10 तो आपने सुना ही होगा, वो भी काफी किसानों के बीच पॉपुलर है। साथ ही साथ जो पिछेती किस्में जैसे कि काशी समृद्धि है, अर्का अजीत है, आपकी अर्का कार्तिक है, ऐसी बहुत सारी प्रजातियां जो हैं वो जिनका ये चुनाव अपने क्षेत्र के लिए कर सकते हैं। जी, तो अलग अलग किस्में आपके पास हैं। और जहाँ तक इनका सवाल था पपीते को लेकर, उस बारे में भी डॉक्टर जयप्रकाश से जानना चाहेंगे आपसे, किस तरीके से जो एक हिफाजत है, क्योंकि किसान को फायदा तभी होगा। विपिन जी, 2 तरीका है। ऑफकोर्स आप ऐसे क्षेत्र का चुनाव करें जहाँ पर आसपास में कोई बाग हो, और हमने अभी पिछले सवाल पे भी कहा था जहाँ हो सके तो किनारे किनारे आप 3 से 5 कतार, जैसे चाहे ज्वार हो, मक्का हो, इसका लगाएं। और ये थोड़ा आपको विंड ब्रेक का एग्जैक्ट तो काम नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा जो हवा की रफ्तार को कम कर देगा। दूसरा, आप ध्यान दें कि आपके खेत में किस दिशा से सामान्य रूप से हवा या तूफान आता है, पश्चिम दिशा से आ रहा है या पूर्व दिशा से आ रहा है। तो हवा के जो सापेक्ष है वो कतार जो अपनी बनाए, हवा के सापेक्ष बनाए। इसके साथ ही बौनी किस्मों का चुनाव करें, जैसे पुसा नन्हा है, या अर्का सूर्या है, या सिंटा एक किस्म है, फिलीपीन से इंडिया में होती है, उसका आप कर सकते हैं। ये किस्में हार्ड हैं, थोड़ा ड्वार्फ हैं, तो इनमें हवा का या तूफान का प्रभाव कम पड़ता है। लेकिन अगर किसी बाग के आसपास लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। और साथ ही हम अभी बात कर रहे थे कि जो रोपाई के समय को अगर देखा जाए, दिसंबर तक का जो समय जैसे आप बता रहे थे, तो वहाँ पर किस तरह की सावधानी रखें किसान? जो रोपाई का समय है वो उत्तर भारत या मध्य भारत के लिए बिल्कुल नहीं है। रोपाई का जो समय है वो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आप देखेंगे तो कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक इस मौसम में खास करके दिसंबर के महीने में रोपाई की जाती है, क्योंकि वहाँ मौसम सामान्य होता है, वहाँ ठंड नहीं होती है। तो कभी भी रोपाई करें, चाहे आप दक्षिण में करें या उत्तर में करें, या आप सितंबर के महीने में करें, या आगे आने वाला जो मौसम है 15 फरवरी के बाद आप रोपाई कर सकते हैं। तो उस वक्त भी ध्यान इस बात कर दें कि जब भी आप गड्ढा बनाएं तो गड्ढे में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग जरूर करें। और जो भी आप सड़ी गोबर की खाद यूज करें, हो सके तो कंपोस्ट यूज करें जो बिल्कुल सड़ी हो, और उसमें कंपोस्ट जब आप बाहर रखते हैं हीप में, तभी उसमें ट्राइकोडर्मा मिला लें। और एक गड्ढे में कम से कम आपका 20 ग्राम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग होना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाली जो चुनौतियां हैं, खास करके कवक द्वारा, फंगस द्वारा, पीथियम है, फाइटोथोरा है, उनका प्रकोप आपके खेत में बहुत कम हो जाता है। चलिए, इन चुनौतियों के बारे में और जानकारी आपसे हम लेंगे। फिलहाल हमारे साथ किशन जी जुड़े हैं मुजफ्फरपुर बिहार से। बहुत बहुत स्वागत आपका किशन जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, किशन जी सवाल पूछ सकते हैं आप? हाँ, हम मटर का बीज लगाना चाहते हैं जी, और इसमें हम किस तरह से लगाएं तो अच्छा पैदावार होगा, और कौन से बीज लगाएं? जी, मटर के बारे में आप जानना चाह रहे हैं? मटर की कौन सी किस्म ये ले सकते हैं जिसमें अच्छी पैदावार हो, और कैसे लगाएं? डॉक्टर ज्योति, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो किसान हैं वो जानकारी कभी कभी उनको नहीं हो पाती, कितना अंतराल हमें रखना है और कैसे उसका एक जो सही तरीका है वो ये जानना चाह रहे हैं। क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। जैसे कि किसान भाई जी को मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले हमने कहा कि किस्मों का चयन जो है आपको करना है। जो भी आपके वहाँ पे लोकल बाजार में जो भी आपकी किस्म जो अच्छी है, या फिर जैसे कि मैंने ये काशी उदय, काशी नंदिनी, ये जो वैरायटी जो बताई, ये हमारे संस्थान के जो कृषि सीड पोर्टल होता है वहाँ पे भी ये ऑनलाइन जो है आप उसकी खरीदारी कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ बात आती है कि कब लगाएं मटर को जो है, जैसे कि हमारे पिछले किसान ने भी ये कहा कि हमारी जो मटर है वो 20-30 दिन के बाद खत्म होगी, तो सही समय पर बिजाई करना बहुत जरूरी है। तो जहां बिहार से ये बिलोंग करते हैं तो उनके लिए ये मैं बताना चाहूंगी कि अक्टूबर का जो दूसरा पखवाड़ा है, और ये नवंबर 10 तारीख तक जो आप इसकी मटर की जो है बिजाई कर सकते हैं। और बिजाई करने के लिए आपको जैसे हमारी जो बोनी किस्में हैं, जिनको हम अगेती किस्में ज्यादातर वो बोनी है, उनकी स्पेसिंग जो दूरी है, पौधे से पौधे की दूरी जो है 5 सेंटीमीटर
और लाइन से लाइन की दूरी जो 30 सेंटीमीटर के आसपास आप रख सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा महत्वपूर्ण चीज जो है सिंचाई की आ जाती है। जैसा कि हमने बोला कि इसके लिए जो सिंचाई है वो बहुत जो भूमि का जो निकास है, जल निकास है, बहुत अच्छा होना चाहिए। नहीं तो जो अगर पानी रुकेगा तो वो पौधे जो है वो खराब होने लगते हैं और ऐसे लगेगा जैसे कि फसल में कोई बीमारी आ गई हो, तो इस तरह से आपको लगने लगेगा। और जैसे कि बीज की मात्रा बताई हमने, जो हमारी अगेती किस्में हैं उनका पौधा छोटा होता है, तो इसके लिए जो 120 से 150 किलो के हिसाब से जो प्रति हेक्टेयर जो बीज आप ले सकते हैं। जो हमारी पिछेती और मध्य वर्गीय किस्में हैं उनमें सीड रेट थोड़ा कम होता है और लगभग 100 से 120 किलो के आसपास जो है उसका बीज जो है आप लगा सकते हैं। और विभिन्न प्रकार की जैसे बीमारियां आती हैं या फिर उसके बचने के लिए आप बीज का उपचार भी कर सकते हैं, जिसके लिए कि आपको कुछ जो हमारे फंजीसाइड है लाइक कार्बेंडाजिम है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसको सीड में आप उपचारित कर सकते हैं। या फिर ट्राइकोडर्मा जैसे बताया सर ने भी कि उसका भी आप 4 ग्राम के 4 ग्राम के हिसाब से जो आप उसका बीज का उपचार कर सकते हैं। तो साथ ही साथ एक बहुत कॉमन सी चीज आती है कि ज्यादातर बीमारियों से बचने के लिए अगर आप हो सके तो खेत की जो है वो गर्मियों में उसकी जुताई जरूर कर ले, जिससे बहुत सारे कीटों और जो बीमारियां उसका भी नियंत्रण आसानी से हो जाता है। तो ये कुछ, क्योंकि बात बहुत लंबी है पर मुझे लगता है उनको बिल्कुल आगे भी आपके पास हम आएंगे और जाहिर तौर पे जरूरी कि हमारे जो दर्शक हैं उनको जानकारी पूरी मिल सके। फिलहाल रेखा जी हमारे साथ जुड़ी हैं फोन लाइन पर, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रही हैं? नमस्कार जी। जी नमस्कार रेखा जी। जी मुझे ये सवाल पूछना था कि मैं प्राकृतिक खेती कर रही हूँ मटर की और मुझे प्राकृतिक बीज चाहिए था मटर का। जी चलिए, तो वो कहाँ से उपलब्ध हो सकता है? जी डॉक्टर ज्योति क्या जानकारी देना चाहेंगी? फतेहाबाद हरियाणा से हमारे साथ जुड़ी हैं रेखा जी और अच्छी बात कि प्राकृतिक खेती कर रही हैं, क्या उसके लिए कोई विशेष किस्म हमारे पास है अभी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपके कुछ प्राकृतिक खेती के लिए कोई ऐसी स्पेशल किस्त तो मटर की नहीं है, पर जो भी बीज है मुझे लगता है उसको 1-2 बार अपने खेत पे लगा के उसका स्वयं ही बीज जो है वो सुरक्षित कर सकती हैं और उसको आप प्राकृतिक खेती के लिए जो है आगे से यूज कर सकती हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही यहाँ डॉक्टर जयप्रकाश जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से, क्योंकि एक किसान की जो उम्मीद है वो बहुत बढ़ जाती है जब हम बात करते हैं कि आप फलों की खेती कर रहे हैं, पपीते की खेती कर रहे हैं, और जैसा आपने कहा कि जब हमारा फल करीब 100 दिन का हो जाए तो हम मान सकते हैं कि परिपक्व स्थिति है। लेकिन हम देखते हैं कि जो इसकी क्योंकि सब्जी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है पपीते को, तो किस तरीके से किसान अगर पहले से ही अपना उद्देश्य साफ रखें कि हमें जो फल है उसके रूप में उसको पकाकर बाजार तक भेजना है, या जो हरा पपीता है यानी सब्जी के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है अगर उसकी खेती वो करना चाहते हैं? उद्देश्य पहले से भी रख सकते हैं और चाहे तो बीच में भी, जैसे जो अवस्था आती है, कभी कभी ठंड जल्दी चली आती है और कभी कभी गर्मी अधिक बढ़ने से जून के महीने में कई बार जो फल फ्रूट सेट होता है, फल का लगना होता है, वो थोड़ा देर से होता है। इसके चलते खेती में कोई चीज़ आप पहले से फिक्स कर सकते हैं, फिक्स कर नहीं सकते हैं क्योंकि काफ़ी कुछ प्रकृति के व्यवहार पर निर्भर है। तो 15 से 20 दिन का जो अंतराल आता है, इसके चलते कई बार किसानों को बहुत नुकसान हो जाता है। तो मेरी सलाह ये है कि अगर आप 90 से 100 दिन का फल है तो आप इसको तोड़कर आप बाजार में सब्जी के लिए निकाल सकते हैं। और आजकल देखेंगे तो सब्जी में भी खास करके सितंबर से लेकर नवंबर के महीने में अच्छी मांग रहती है और रेट भी अच्छा मिल जाता है। और एक अच्छी बात यह है कि इस अवस्था में फल का कई बार तोड़ने के बाद आप 8-10 दिन भी रह जाता है बाजार में या रिटेल में, तो नुकसान नहीं होता है। और अगर आपका फल 110, 115, 120 दिन तक का हो गया है तो आप ऐसे फलों को तोड़कर पकाने के लिए ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, सारा उद्देश्य ये है कि आने वाला जो ठंड का मौसम है, मीन्स 20 दिसंबर से लेके 20 जनवरी, जिसमें काफ़ी नुकसान की संभावना होती है और मिठास भी कम हो जाती है पकने वाले फलों में, तो उस नुकसान से हम कैसे उत्तर और मध्य भारत में बच सकते हैं। जी बिल्कुल। फिलहाल हमारे साथ रायसेन मध्य प्रदेश से एक दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर जी मैं मटर की खेती की जानकारी लेना चाहता हूँ। जी मटर की खेती आप करना चाहते हैं? हाँ सर, बाकी अभी मैं नवंबर में जैसे मटर को बोता हूँ, तो अभी वो कितने महीने में सर तैयार हो जाएगा? चलिए बिल्कुल। अब देखिए 15 तारीख आज हो चुकी है। डॉक्टर ज्योति और बीरेन जी जानना चाह रहे हैं, रायसेन मध्य प्रदेश में अगर ये मटर की खेती अभी करना चाह रहे हैं तो कितने दिन में जो फसल है वो तैयार हो जाएगी, यानी जो तुड़ाई है कब ये कर पाएंगे?
जी, इनको हम किसान जी को बताना चाहते हैं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आती है किस्म की। जो हमारी अगेती किस्में हैं, चाहे आप इसको अक्टूबर में लगाइए, नवंबर में लगाइए, ये नॉर्मली हमें 60 से 65 दिनों में हम पहली तुड़ाई दे देती हैं। अब इन्होंने कौन सी प्रजाति लगाई है उस पर डिपेंड करता है कि अगर वो मध्यवर्गीय होगी तो लगभग 80 से 90 दिन के बाद इनको जो है पहली तुड़ाई मिलेगी, क्योंकि उसमें जो पुष्पन है, जो मध्यवर्गीय किस्में होती हैं उनमें प्रथम पुष्पन जो है लगभग 50 दिनों में आता है और इसके 2 से 3 सप्ताह, जैसे कि आपने कार्यक्रम में भी बताया कि फली बनने में जो है तो 2 से 3 सप्ताह का टाइम लग जाता है। तो ये इन्होंने कौन सी प्रजाति लगाई है इस पे डिपेंड करता है कि ये इनकी तुड़ाई जो है कब संभव हो पाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन क्या अगेती के लिए हम कब तक का समय मान सकते हैं? अभी समय है अगेती में जैसे कि अगर हम अक्टूबर 15 के बाद अगर हम बिजाई करते हैं तो इसकी हमको जो अगेती किस्मों की जो फसल है हमको दिसंबर 15 के आसपास जो मिल जाती है जी। और साथ ही साथ मध्यवर्गीय किस्मों की अगर हमने उसी समय पे बिजाई की है तो मध्यवर्गीय किस्मों में जनवरी 15 के आसपास जो हमको पहली तुड़ाई मिलती है जी। लेकिन अभी का जो समय है वो हम आपसे जानना चाह रहे हैं, क्या अभी समय है कि अगेती किस्में हम लगा सकें? जी बिल्कुल, अभी भी 15 नवंबर तक जो है वो आप लगा सकते हैं। 15 नवंबर के बाद अगर आप मटर की अगर इन इलाकों में अगर हम बिजाई करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि ठंड बढ़ जाती है तो जो पौधा जो अच्छी जो बढ़वार है उसकी अच्छी नहीं होती है, तो अभी भी अगर ये अगेती किस्में लगाएंगे तो इनको लगभग जनवरी 30 के आसपास जो है वो जो पहली तुड़ाई इनको मिल जाएगी जी। यानी हम मान सकते हैं, देखिए जितना दिन आप पीछे रह जाते हैं उतना ही उसकी अवधि जो है आगे बढ़ सकती है। और क्योंकि अलग तरह की जलवायु हमारे देश में पाई जाती है तो ये भी बेहतर कि आपके जो निकटतम कृषि वैज्ञानिक हैं या कृषि विज्ञान केंद्र हैं, आप वहां से भी जानकारी ले लें कि कौन सी किस्म जो है या कौन सी जो उसकी अवस्था है वो बेहतर रह सकती है, जिससे आपका जो मुनाफा है वो बढ़ सके और आपको नुकसान उसमें ना हो। आगे भी आपको हम जानकारी देंगे कैसे आपको और लाभ मिल सकता है पपीते की खेती करके, साथ ही मटर की खेती में और कितना लाभ छिपा हुआ है, ये सारी जानकारी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं शरदकालीन पपीते की खेती के बारे में और कैसे आप सफलतापूर्वक मटर की खेती कर सकते हैं। अभी का जो समय है वो अलग अलग किस्में हैं जिनकी जानकारी होना आपके लिए ज़रूरी, जिसके बाद आप उनका चयन करें और सफलतापूर्वक उनकी खेती कर पाएँ। ना सिर्फ मटर बल्कि जब हम पपीते की भी बात करते हैं तो हम देखते हैं खासतौर से यहाँ अगर डॉक्टर जयप्रकाश उत्तर भारत की बात की जाती है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में एक चुनौती कहीं ना कहीं हमारे जो किसान हैं उनके सामने रहती है कि जो फल है वो हमारा खराब ना हो। क्या इसके लिए कुछ और ऐसी विशेष सावधानी जो उन्हें रखनी चाहिए?
हाँ, कई तरह की सावधानियां, जैसे आजकल देखेंगे कुछ जो ऐसे किसान हैं जो इनोवेटिव हैं, जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो पपीते की खेती है इसको इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस में करें। एक तरीका है। लेकिन सामान्य किसान जो खेती करता है वो खुले खेत में करता है। वहाँ हम जैसे कहा कि आप जितना फल आपका तैयार हो जाता है उतने फल को आप निकाल दें, चाहे कच्चा या पक्का। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप जैसे बैगिंग होती है, देखेंगे आजकल बैगिंग एक बहुत अच्छी तकनीकी है जिसके सहारे वो सेब से लेके अमरूद से देखेंगे काफ़ी व्यावसायिक रूप से प्रयोग हो रहा है। तो हमारे यहाँ पुराने समय में भी किसान जो है खास करके जितने जोन में फल आता है पौधे में उसको कपड़े से या जूट के बैग से कवर करते थे। यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि एक एक फल के ऊपर कवर लगा सकते हैं। बड़े बड़े लिफाफे आते हैं उनको लगा दें तो कोई आपके ऊपर उसके ऊपर कई बार देखेंगे जैसे दिसंबर का महीना आएगा जब तापक्रम काफी हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा लेटेक्स निकलता है ऊजी। बाद में जब वो फरवरी के महीने मार्च में पकने को होगा तो आप देखेंगे वहां पर थोड़े थोड़े दाग से आ रहे हैं काले काले। अगर वो पहले से आप उसको बैगिंग कर देंगे तो वो जाके मार्च और अप्रैल में भी पकेगा तो फल बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा और उसका बाजार में दाम अच्छा मिलता है। और थोड़ा जो तापक्रम कम होने के चलते जो उसकी सेल्स डैमेज होती हैं और वहां से लेटेक्स निकलता है वो भी नहीं निकलेगा। तो ये एक तरीका है जी। तो देखिए इसके जरिए आपको जो बाजार में बेहतर भाव मिलेगा, फल जो है वो आकर्षक बना रहता है और उसके बाद आकर्षक लाभ जो है वो भी आपको मिल सकता है। फिलहाल अशोक जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका अशोक जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी सर, मटर सफेद मटर की खेती अभी इस माह में कितने तारीख तक की जा सकती है? सफेद मटर की खेती कैसे करनी चाहिए? चलिए बिल्कुल, डॉक्टर ज्योति क्या जानकारी देना चाहेंगी? पन्ना मध्य प्रदेश से जानना चाह रहे हैं अशोक जी। मुझे लगता है कि ये दाल वाली मटर की बात कर रहे हैं तो उसके भी जो भी सस्य क्रियाएं हैं लगभग जैसे सब्जी मटर हमारी होती है वैसे ही होती है, बस इसकी जो किस्में हैं कुछ अलग तरह की अलग होती हैं। जैसे कि कुछ किस्में हैं जैसे कि मालवीय मटर की सीरीज है और फिर हमारी GDP 15 है और अपर्णा है, रचना है। कुछ जो ये सफेद दाल वाली जो मटर होती है इसकी कुछ प्रमुख किस्में हैं और बाकी जो क्रियाएं हैं वो लगभग जैसे सब्जी मटर है वैसे ही होती हैं और थोड़ी सी इनकी लंबी अवधि जो होती है लंबी होती है। जो दाल मटर होती है इनकी जो अवधि जो है लगभग 130 से 150 दिन की होती है और इसमें अगर हम बात करें जो प्रमुख बीमारियां हैं जो क्योंकि ये मार्च और अप्रैल के बाद हमको मिल पाती है जो दाल वाली मटर है, इसकी जो हम कटाई होगी वो लगभग मार्च अप्रैल के आसपास होती है। तो उसमें जो मुख्य बीमारी होती है जैसे पाउडरी मिल्ड्यू जिसको कि हम चूर्ण आसिता रोग भी बोलते हैं, वही एक मेन समस्या इसमें आती है। इसके अलावा तो जो भी बाकी चीजें हैं वो जैसे हमारी सब्जी मटर है उसी की तरह रहती है। जी बिल्कुल, लेकिन सब्जी मटर की जब हम बात करते हैं तो क्या उसमें भी किस तरह की रोग बीमारी आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक संपर्क भी रहता है, हम देखते हैं मृदा के साथ, तो क्या वहां भी इस तरह की कुछ संभावना है? जी बिल्कुल, जो हमारी चाहे दाल वाली मटर हो चाहे सब्जी मटर हो, इसमें जो भारत में जो 3-4 तरह की जो बीमारी है जिसमें कि हमारी मृदुल रोमिल जो जिसको हम रस्ट भी बोलते हैं, एक वो प्रमुख बीमारी है। जैसे कि मैंने बताया पाउडरी मिल्ड्यू जिसको कि हम चूर्ण आसिता या बुकनी रोग भी बोलते हैं, ये एक प्रमुख बीमारी है। इसके अलावा जब हम थोड़े गर्म जैसे अक्टूबर के आसपास जैसे जल्दी बिजाई किसान कर देते हैं उस समय जो फिजियरियम मिल्ट जिसको कि हम उकटा रोग बोलते हैं वो भी दोनों ही इसमें पाया जाता है, दाल वाली मटर में भी सब्जी में भी। और इसके अलावा कभी कभार जो अगर बारिश हो जाए दिसंबर या जनवरी में तो हमें व्हाइट रोट जिसको कि हम सफेद सड़न रोग बोलते हैं वो भी हो जाता है। बिल्कुल, तो देखिए रोग आ सकते हैं लेकिन ज़रूरी यही कि आप निगरानी रखें और सफलतापूर्वक इनका जो प्रबंधन है या नियंत्रण जो है वो भी कर सकें। फिलहाल हमारे साथ रामपाल जी जुड़े हैं झज्जर हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत आपका रामपाल जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब मैं पूछ रहा हूँ जैसे कि पपीते की खेती करना चाहता हूँ जी, सर्टिफाइड प्लॉट कहाँ से प्राप्त करें? कोई ऐसी संस्था होगी जिसे आदमी आंख बंद करके वहाँ से ले सकता है? चलिए बिल्कुल, प्रमाणित पौध जो है वो कहाँ से मिलेगी डॉक्टर जयप्रकाश? रामपाल जी, पपीता में पौध कोई भी जो चाहे वो नर्सरी वाला है या कोई भी संस्था तैयार करती है वो क्योंकि पपीता की पौध को आप बहुत दिन आप रख नहीं सकते हो। अगर वो 40 से 50 दिन की हो गई और अगले 15 से 20 दिन में किसी ने नहीं उठाया तो वो जिसने भी वो नर्सरी तैयार की है उसके लिए समस्या हो जाती है। ऐसे में मेरा सुझाव ये होगा कि झज्जर में तो पपीते का बहुत व्यावसायिक खेती की संभावना कम है, लेकिन जो कुछ भी आप करना चाहते हैं तो आप अपने एक बार जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करें। इसके अलावा कुछ निजी क्षेत्रों में भी हैं नर्सरियां जो लोग करते हैं, लेकिन उनको आपको पहले से संपर्क करना पड़ेगा, तभी वो आपके लिए उस मौसम में तैयार करेंगे। जी बिल्कुल,
तो देखिए उपलब्धता आपको हो सकेगी और ये ज़रूरी है। जैसे आप पहले से ही जानकारी लेना चाह रहे हैं, ऐसे पहले से ही थोड़ी सी तैयारी आपको ये ज़रूर करनी होगी। और खासतौर से डॉक्टर जयप्रकाश, जो पपीता फल है वो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक माना जाता है, लेकिन इस फल की सेहत की अगर बात की जाए, जो पोषक तत्वों को अगर खास तौर से हम बात करें, किस तरह के जो पोषक तत्व हैं उनकी कब कब जो अवस्था है उसकी आवश्यकता पड़ती है? निश्चित रूप से, जैसे हमने कहा कि शुरुआत में ही कहा कि आप जो भी पपीता की खेती कर रहे हैं, भविष्य में आने वाले रोगों से बचने के लिए आवश्यक है कि आप अधिकतम जितना ऑर्गेनिक कार्बनिक खाद जो होता है, चाहे वो कंपोस्ट हो, ट्राइकोडर्मा हो या सीडोमोनास हो या बायो फर्टिलाइजर अलग अलग आ रहे हैं, उनका शुरुआत में प्रयोग करें। इसके अलावा चूंकि फल इसमें बहुत आता है और इसकी क्षमता भी है कि ये 30 किलो से लेके आपको 70 से 80 किलो तक का फल दे सकता है एक पौधा, तो काफ़ी पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में नाइट्रोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है और फास्फोरस महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नाइट्रोजन और पोटास, ये दो उर्वरक हैं जिनकी तत्व हैं जिनकी जरूरत आपको करीब 240 दिन तक पड़ती है। कहने का मतलब 4 से 5 हम टॉप ड्रेसिंग करते हैं और आप मान के चलिए कि 90 ग्राम यूरिया, 110 ग्राम पोटास, खास करके जो पोटेशियम क्लोराइड आती है वो, और आपका 130 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, पहली 2 मात्रा जो है ये इन दोनों की पड़ेगी। उसके बाद एक बार जब आपका पौधा 60 से 80 दिन का हो जाए, उसके बाद केवल आपका यूरिया और पोटेशियम क्लोराइड, सिर्फ इसकी मात्रा को आप 3 बार कम से कम और डालें और 40 दिन का अंतराल रखें। 40 दिन के अंतराल पे देखिए आपको 3 बार इसका इस्तेमाल करना होगा, जिसके परिणाम काफ़ी बेहतर रहते हैं। फिलहाल हरजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं पीलीभीत उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हाँ जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना हरजीत जी। सर, मटर की किस्मों के बारे में जानकारी लेना। मटर की खेती आप करना चाहते हैं? जी। चलिए बिल्कुल, डॉक्टर ज्योति पीलीभीत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं और मटर की खेती करना चाहते हैं। कौन सी किस्म की अभी ये बुआई कर सकते हैं? अभी जैसे कि मैंने बताया, अभी समय है 15 से 20 नवंबर तक आप जो है बिजाई जो है मटर की कर दीजिए, बहुत ज्यादा लेट आपको नहीं करना है। और अभी आप जैसे मैंने पहले ही बताया कि जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के लिए कुछ जो अनुमोदित वैरायटीज है, जैसे कि काशी नंदिनी है, काशी उदय है, काशी अगेती है, काशी शक्ति है, AP3 है, और साथ ही साथ जैसे BL7 है। जो भी आपको अभी अर्ली वाली वैरायटी कोई भी आप लगा सकते हैं। और अगर आपको दूसरे मैंने बताया कि अगर आपको जैसे हमारी दूसरी वैरायटीज है मध्यवर्गीय, वो भी आप उनका भी चुनाव कर सकते हैं, जैसा भी आपको। बिल्कुल, देखिए समय अनुसार जो अलग अलग हमारी किस्में हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उनका चयन आप कर सकते हैं। और साथ ही जब हम डॉक्टर जयप्रकाश पपीते की खेती करते हैं तो वहाँ कभी कभी किसान की उम्मीद बढ़ जाती है, जब जो पुष्पन है वो तो काफ़ी अच्छा होता है लेकिन फलन उतना अच्छा नहीं हो पाता, या जो फल है बहुत छोटा होकर टूट जाता है। तो क्या इस समय ये समस्या होती है या लगातार इस तरह की जो चुनौती है किसान के सामने बनी रहती है? नहीं, ये समस्या 2-3 बार आती है पूरे अगर साल भर का आप एनालिसिस करेंगे। इस मौसम में खास करके नवंबर के महीने में ऐसा कई बार होता है, क्योंकि तापक्रम कम होता जाता है तो जो ऑक्सीजन हार्मोन है उसकी मात्रा धीरे धीरे पौधे के अंदर घटती है, क्योंकि रात का तापमान आपका 16 डिग्री या 18 डिग्री हो रहा है, उसका असर होता है। ऐसे में कोशिश ये करें कि जैसे अब देखेंगे कि अन्य हार्मोन का कुछ कमर्शियल फार्मूलेशन भी आता है बाजार में, अलग अलग नाम से बिकता है, या जो सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसमें खास करके जिंक, बोरान है, इसकी मात्रा को चाहे वो किसी निजी क्षेत्र से आप ले लें या आप जिंक सल्फेट या बोरेक्स को खरीद लें और उसकी जो कंसंट्रेशन बनाएं वो 6 ग्राम प्रति लीटर का बनाएं। 6 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कम 3 से 4 बार छिड़काव कर दें उस अवस्था में जब उसमें फूल आ रहा हो, क्योंकि जब भी ऑक्सीजन हार्मोन का कंसंट्रेशन अच्छा होगा तो आपका फूल अच्छे से खिलेगा और उसमें जो नर और मादा दोनों प्रजनन अंग हैं वो अच्छे से विकसित होंगे, तो फल का निषेचन प्रक्रिया अच्छी होगी और वो फल रुकेगा भी, गिरेगा नहीं। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके का जो फल है, किस्म है, उसका हम चयन कर रहे हैं। और ख़ासतौर से क्योंकि जो किसान हैं डॉक्टर जयप्रकाश, उनको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, बस एक उम्मीद रहती है कि अगर हमारे पास अगर एक भी पौधा है तो उसके ज़रिए हमें फल मिल सके। ऐसे में कौन सी जो बेहतर किस्में हैं जिनका चयन वो कर सकते हैं? हाँ, आजकल जो उभयलिंगी किस्में हैं, जैसे अर्का सूर्या है, अर्का प्रभात है, इसके अलावा 1-2 किस्में निजी क्षेत्रों से हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हैं, तो उन किस्मों की
खास बात क्या है कि उसमें मादा पौधा होता है और उभयलिंगी पौधा होता है। इसमें कई बार ऐसा खास करके उत्तर भारत में और मध्य भारत में इस मौसम में होता है कि कई बार जो मादा फूल है वो काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन उनको निषेचित करने के लिए जो पोलेंस है वो उभयलिंगी पौधों में कम बन रहा है जी। इसके लिए अगर 100-200 मीटर की परिधि में कहीं आपको पूसा नन्ना है या पुणे सिलेक्शन 3 है या पंत पपीता 1-2 है, इनकी कोई किस्म अवेलेबल है जिसमें कोई नर पौधा जिसको कहते हैं, सिर्फ उसमें फूल आता है, फल कभी कभार लगता है, छोटा मोटा फल ऐसे नीचे लटकता हुआ रहता है। अगर वैसा कोई पौधा आसपास में होगा तो निषेचन की समस्या नहीं आती है जी। तो हमने उभयलिंगी किस्मों पे काफी हद तक अपनी निर्भरता कर ली है, लेकिन बीच बीच में अगर आपके पास द्विलिंगी किस्मों के भी कुछ पौधे रहें तो वो परागण और निषेचन की प्रक्रिया को बेहतर करते हैं। उससे उपज भी बढ़ती है, फल का आकार भी बढ़ता है, क्योंकि उसमें पोलन ग्रेन्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं और वो अच्छे से दूसरे कीट पतंगों द्वारा आपके फूल तक पहुंच भी जाते हैं। तो देखिए इस तरह के ही जो किस्में हैं उनका आप चयन करें जिसमें ज़्यादा फलन जो है वो आपको मिल सकता है। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर, गजानन महतो जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, धनबाद झारखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं गजानन जी? जी सर, अब जैसे हम लोग का खेत में धान है, धान कटना दिसंबर में, दिसंबर के बाद जो आखिरी वैरायटी है, लास्ट जो वैरायटी मटर का, वो कौन सा हम लोग धान कट कर लगा सकते हैं दिसंबर का? चलिए बिल्कुल डॉक्टर ज्योति, धन्यवाद। और एक सवाल है सर, पपीता में पत्ता सिकुड़ जाता है सफेद जैसे जी, एकदम सिकुड़ जाता है पत्ता, छोटे में लगता है वो रोग, और देखते तो सफेद मैंने वायरस जैसे पूरा सिकुड़ जाता है पत्ता। चलिए पहले जो आपको मटर का सवाल है उसका जवाब हम ले लेते हैं। डॉक्टर ज्योति, क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, हमारे किसान लगातार यही सवाल पूछ रहे कि कौन सी वैरायटी लगाएं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के लिए जो हमारी सबसे बेस्ट वैरायटी जो हम रिकमेंड, झारखंड से हमारे साथ जुड़े हैं और दिसंबर के बाद का जो समय उसके लिए जानना चाह रहे हैं। जी, तो उसके लिए मैं गई थी किसी में ही इनको बोलूंगी, जैसे कि हमारे काशी नंदिनी है, उदय काशी उदय है, या फिर AP3 भी आप ये लगा सकते हैं, और साथ साथ जो है जैसे काशी मुक्ति है, इनमें से कोई भी वैरायटी आप चयनित कर सकते हैं। और अगर आपको मध्य वर्गीय किस्म भी लगानी है तो आपको जो भी बीज आपके आसपास जो आपको मिल जाए, आसानी से मिल सके, जैसे GST 20 नवंबर तक आप लगा देंगे तो हो जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि धान की फसल जो है वो ये लेते हैं दिसंबर के बाद इनको समय मिलेगा, तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो पछेती किस्में हैं वो काफ़ी कारगर, क्योंकि एक समय रहता है किसान के पास भी और उस समय में वो सफलतापूर्वक जो मटर की खेती है वो कर सकते हैं, अच्छी किस्में जो है उनका चयन कर सकते हैं। और साथ ही डॉक्टर जयप्रकाश जी, पपीते को लेकर भी इनका सवाल था, जो बता रहे थे कि जो सिकुड़ जाते हैं जो पत्ते हैं, क्या किस वजह से है? हाँ, एक समय में झारखंड पपीता अगर इस देश में फैला है तो वो रांची क्षेत्र के जरिए ही पूरे देश में फैला है करीब 100-150 सालों में, और उस क्षेत्र में आजकल वायरस की या विषाणु की समस्या काफ़ी हो गई है। तो जो मैंने शुरुआत में भी कहा था, जब भी आप पपीता करें तो क्योंकि पपीता खुद दूसरों का तो रोग ठीक करता है, लेकिन खुद उसके अंदर रोग से लड़ने की क्षमता कम है जी। ऐसे में उस रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने के लिए शुरुआत से ही हमने कहा कि आप जो ह्यूमिक एसिड से बने प्रोडक्ट हैं उनका प्रयोग करें, या देसी गाय का अगर यूरिन है उसकी 3 मिलीलीटर मात्रा को लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करते रहें, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें, सीडोमोनास का प्रयोग करें। और अगर ऐसा रोग दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अगर पर्ण कुंचन है तो पूरी तरह से पौधे को ऊपर से सारे पत्ते मुड़ जाएंगे और फिर उसमें कोई नया अच्छा पत्ता नहीं आया, तो ऐसे पौधों को हटाना पड़ेगा। और देखें, सफेद मक्खी इसको फैलाती है, तो एक ये पीले रंग का एक ट्रैप आता है, जिस स्टिकी ट्रैप जिसको हम कहते हैं, वो काफी इको फ्रेंडली भी है क्योंकि आप कोई रसायन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। उसका प्रयोग करेंगे तो सफेद मक्खी उसी के ऊपर आके बैठ जाती है, पौधे के ऊपर नहीं जाती है, तो उस विषाणु रोग का जो और ज्यादा नहीं फैलता है। बिल्कुल, देखिए सफेद मक्खी क्योंकि वाहक है, इसके जरिए जो रोग है वो फैलता है, और येलो स्टिकी ट्रैप जो है हमारे, उसके जरिए आप इसकी काफी हद तक बेहद ही कम खर्च में रोकथाम कर सकते हैं। तो देखिए लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से आप सफलतापूर्वक पपीते की खेती कर सकते हैं, और जो किसान मटर की खेती भी करना चाहते हैं, जानकारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी।
पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं शरदकालीन पपीते की खेती के बारे में और साथ ही मटर की खेती आप कैसे कर सकते हैं। जो दर्शक हैं ना सिर्फ ऑनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ते हैं बल्कि कई और माध्यम जिनके जरिए हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं। कुछ सवाल उनके हमारे पास आए हुए हैं, ना सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वो भी हम शामिल कर लेते हैं। एक सवाल हमारे पास है यहाँ डॉक्टर जयप्रकाश जी नवनीत सोनकर का, और सवाल इनका है कि पपीते के फल में सफ़ेद धब्बे जो हैं वो पड़ रहे हैं, इसका क्या उपाय है? सफ़ेद धब्बे अभी पड़ रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी है। सामान्य रूप से मैंने पहले भी चर्चा की थी कि जब ठंड बढ़ेगी तो उसमें देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा जो लेटेक्स है वो बीच बीच में से निकल के बाहर आता है और बाहर आके फूक जाता है। और कई जगह स्किन फ्रेकलेस, जब रात और दिन का तापक्रम काफ़ी बढ़ जाता है कि अचानक रात का तापक्रम 16 डिग्री हो गया और दिन का आपको 32 डिग्री हो गया, तो ऐसे में इस तरह की समस्या ज़्यादा बढ़ती है। इसके लिए सावधानी ये बरतें कि जब एक बार फल हमने पहले भी चर्चा की थी कि आप बैगिंग करें, इंडिविजुअल एक एक फल को के ऊपर आप लिफाफे लगा दें। इसकी लेकिन डॉक्टर जयप्रकाश लागत कितनी आ सकती है? क्योंकि किसान को अगर आप देखेंगे तो लागत जो आएगी वो आपको, जब आप 1000 फल की तरफ जाएंगे तो लागत इसकी आपको 70 पैसे से लेके ₹1.20 इसके बीच में आएगी। इससे अधिक की कॉस्ट नहीं आएगी। लेकिन एक फल को आप ध्यान देंगे तो एक फल का जो मूल्य होगा, अगर उसकी गुणवत्ता बनी है, उसका ऊपर से बहुत साफ सुथरा दिख रहा है, एक जैसा लग रहा है, एक जैसा पीला है, तो देखेंगे तो आपको उसको 30 रुपए के बजाय आपको 40 रुपए मिल जाएगा। यानी बताओ उपभोक्ता, देखिए जब हम भी बाजार का रुख करते हैं तो जो आकर्षक दिख रहा होता है, जो बिल्कुल साफ सुथरा फल है, हम भी उसका चयन करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो किसान हैं उनको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। और अक्सर हम देखते हैं जो फल होते हैं, पपीते की अगर बात की जाए, कपड़े से लपेटता हुआ जो इसका पौधा है वो हमें नजर आता है जहाँ फल लगे होते हैं। तो ऐसे में अब वैज्ञानिक विधियाँ हमारे पास हैं। बैगिंग जिसकी बात कर रहे हैं डॉक्टर जयप्रकाश, आप उसको अपना सकते हैं, काफी लाभ इसके मिलेंगे। साथ ही डॉक्टर ज्योति, आपसे भी जानना चाहेंगे और किन बातों का ख्याल रख सकते हैं हमारे किसान अच्छी पैदावार के लिए? इसके लिए दूसरा महत्वपूर्ण जो बीमारियों की रोकथाम ही है। तो इसके लिए जैसे कि आप पहले मैंने बताया कि किसान जहां तक हो सके जो गर्मियों में एक बार खेत की जो जुताई अच्छे से कर दे, ताकि जो ये केवल न केवल बीमारियों को खत्म करता है बल्कि जितने भी हमारे कीट पतंगे होते हैं उसकी भी रोकथाम के लिए कारगर सिद्ध होता है। साथ ही साथ जो है जो बीज उपचार जो एक और महत्वपूर्ण चीज है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपको सही तरह कोई भी फंजीसाइड से अगर बीमारी के लिए करना है तो फंजीसाइड से आपको बीज ट्रीट करना है, या फिर जैसे कि आप इसको राइजोबियम से भी अच्छी पैदावार लेने के लिए, मटर की अच्छी पैदावार लेने के लिए जो राइजोबियम से भी आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि बीमारियों की अगर बात करते हैं तो दिसंबर के आसपास जो है रस्ट और दिसंबर और जनवरी के आसपास जो है रस्ट और पाउडरी मिल्ड्यू की बीमारी जो है वो धीरे धीरे आने लगती है। और अभी अक्टूबर में जो है जैसे कि मैंने पहले भी बताया, उकठा रोग जो है फ्यूजेरियम विल्ट
का जो बीमारी, यानी कई समस्याएं हो सकती हैं और उनका एक जो समाधान यही है कि उचित समय पे जो प्रबंधन है हम वो करें और जो किस्में हैं उनके समय का ख्याल हमें रखना होगा, जिससे इस तरह की जो बीमारियां हैं, रोग हैं, वो बच सकें और उत्पादन हम बेहतर ले पाएं। फिलहाल डॉक्टर ज्योति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। नमस्कार, धन्यवाद। जी बिल्कुल, और साथ ही पपीते के बारे में डॉक्टर जयप्रकाश आपने भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो देखिए, आज जाना आपने शरदकालीन पपीते की खेती के बारे में, जो किसान पहले से पपीते की खेती कर रहे हैं, किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा। सर्दियों का मौसम चल रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो फल है हमारा उस पर ज़्यादा प्रभाव ना हो, पाले का, सर्दियों का, उसकी गुणवत्ता बरकरार रहे, ये सारी जानकारी आपने ली। अब चलिए हमारे जो कल के विषय रहेंगे उसके बारे में भी आपको हम जानकारी दे देते हैं, जिससे पहले से अपने सवाल आप तैयार कर लें। कल बात करेंगे रबी फसलों में उर्वरकों के प्रयोग की और बात होगी किसान उत्पादक संगठन यानी FPO की। कल के विषय आपने जान लिए हैं, इसके साथ ही आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं, ईमेल हमें कर दीजिए। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। और इसके साथ ही अब सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारे जो स्मार्ट फार्मर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहाँ भी अब जो किसान हैं अपने सवाल हमारे साथ साझा करते हैं, तो आप भी ये कर सकते हैं। कोशिश हम करेंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम में शामिल किया जाए। आपके पास एक और विकल्प है, आप DD किसान कॉल सेंटर का नंबर भी, इस पर भी अपना सवाल आप दर्ज करा सकते हैं। नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक की लाइन्स खुली हैं, इस पर भी अपना सवाल आप दर्ज करा सकते हैं। और आपको बता दें, ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं DD किसान के YouTube चैनल पर इस QR कोड को स्कैन करके। सारी जानकारी आपको मिल सकेगी अब YouTube चैनल पर भी। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।